नमस्कार साथियों, मैं अजय आपको स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अजय स्ट्रीम 95 में। आइए देखते हैं आज अजय स्ट्रीम 95 में क्या लेकर आया हूं मैं। नैक 2.0 प्रैक्टिस सेट 3 में आपका स्वागत है। एसएससी एमटीएस आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ भाई साहब। इसको आपको देख लेना होगा, पूरी क्लासेस देख लेंगे, कोई भी क्लास से हटेगा नहीं, पूरी क्लास देख के जाएंगे। एसएससी एमटीएस आरआरबी ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार बैच जुड़े रहिए। इससे आपको हर एक प्रश्न की तैयारी कराई जा रही है। एसएससी एमटीएस जी के जीएस आपके साथ में रखी जा रही है, जो ग्रुप डी में भी पूछी जाएगी, और एसएससी लेवल एग्जाम कोई भी एग्जाम हो सब में पूछी जा रही है। तो आइए देखते हैं कौन सा प्रश्न कैसा प्रश्न आपके बीच में रखा गया है, आप देखते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों? पहले प्रश्न में पूछा जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहले प्रश्न में 2025 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भैया? पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2025 में पूछा जा रहा है। तो A 4, B 5, C 6, D 7। तो करेक्ट आंसर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 7 को दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? अगले प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हमारा स्क्रीन पे आ चुका है भाई साहब। प्रश्न नंबर 2, किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर नया वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? तो इसमें क्या बताएंगे आप? ये बताएंगे भाई कौन सा आंसर लगा दिया जाए भाई, आप बता सकते हैं। ये महाराष्ट्र, भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर भाई मध्य प्रदेश का करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने वन्यजीव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है मध्य प्रदेश में। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, मैं आपसे पूछूं कि मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? मध्य प्रदेश का सीएम कौन है? तो आप बता देंगे क्या बता देंगे? मोहन यादव। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के सीएम हैं। मैं आपसे पूछूं कि गवर्नर कौन है? ये गवर्नर कौन है? गवर्नर तो आप बता देंगे गवर्नर कौन है भाई मध्य प्रदेश के? तो आप बता देंगे मंगू भाई पटेल भाई गवर्नर हैं। कहाँ के भैया? मध्य प्रदेश के मंगू भाई पटेल गवर्नर है, और सीएम है मोहन यादव सीएम है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 3 बहुत ही शानदार स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। वही बता देंगे हर एक क्वेश्चन बारी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मेहनत से क्वेश्चन लाया जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बीच में आ चुका है भाई, शानदार प्रश्न आ चुका है भाई। प्रश्न नंबर 3 में मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में उपयोग किया जाने वाला प्रमुख मुख्य ताल वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा भैया? क्या इसका सितार है, इदक्का है, धुमसा, नांगड़ा? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा भाई? करेक्ट आंसर आप बता देंगे भैया। तो इसका करेक्ट आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, इदक्का इसका करेक्ट आंसर होगा। सही ना भाई? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इदक्का। ये किससे भैया? इससे किससे है? तो आप बता देंगे भाई, आप बता देंगे मृदंग बांसुरी और बीड़ा। ठीक है, बीड़ा। ठीक है, मृदंग, बांसुरी और वीणा। ठीक है, मृदंगम। ठीक है, मृदंगम। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते। प्रश्न नंबर 4 बहुत ही शानदार आ चुका है। मोहिनी अट्टम के कितने रूप हैं भैया? मोहिनी अट्टम के कितने रूप हैं भैया? कितने रूप आप बता देंगे? 3। इसके 3 रूप हैं। मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहते हैं भैया? मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहते हैं? मैं आपसे पूछूं कि मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहते हैं? जननी के कल्याणी।
के कल्याणी अम्मा, अम्मा, ठीक है, के कल्याणी अम्मा। मोहिनी अट्टम जननी किसे कहते हैं? के कल्याणी अम्मा। मैं आपसे पूछूं मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? मैं आपसे पूछूं मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो आप बता देंगे केरल, केरल का ये है, ठीक है, केरल का है। ठीक, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 5 हमारे बीच में आ चुका है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आप बता देंगे भैया, आप बता देंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आप बता देंगे यूनेस्को का मुख्यालय भाई कहाँ है? ए वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी इसका करेक्ट आंसर होगा, पेरिस का करेक्ट आंसर होगा। भैया मैं आपसे पूछूं कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? भैया मैं आपसे पूछूं यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी भैया? तो आप बता देंगे 16 गलती होगी थोड़ी यार। स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को हुई थी, ठीक है। 1945 को इसकी यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है, यूनेस्को की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथी? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 6, यूनेस्को भारत में कब जुड़ा था? भैया यूनेस्को भारत में जुड़ा कब था? तो आप बता देंगे इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? या 1946, 1944, 1942, 1995। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा 1946 को हमारे भारत में जुड़ा था ये यूनेस्को। भैया यूनेस्को हमारे भारत में कब जुड़ा था? 1946 को जुड़ा था, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा? प्रश्न नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 7, भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा? भैया भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है भैया? तो आप बता देंगे भैया कौन सा? भैया एक ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, कबीर। इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर एक ज्ञानपीठ पुरस्कार। मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूं तो आप बता सकते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 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 इसकी स्थापना कब हुई थी भैया? स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी इसकी? तो आप बता देंगे 1961 में, ठीक है, 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं आपसे पूछूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? भैया मैं आपसे पूछूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? तो आप बता देंगे पहली बार तो भैया कब दिया गया था? 1965 में दिया गया था, ठीक है, 1965 में दिया गया था ये पहली बार। और मैं आपसे पूछूं किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? मैं आपसे पूछूं किसको दिया गया था? तो आप बता देंगे मेरे भाई, किसको दिया गया था पहली बार? जी शंकर कुरुप को, ठीक है, जी शंकर कुरुप को पहली बार दिया गया था। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। पहली बार दिया गया कब था? तो 1965 में। और पहली बार किसको दिया गया था? तो जी शंकर कुरुप को दिया गया था, ठीक है, आप याद कर लेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है आपके बीच में। प्रश्न नंबर 8 में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 8 हमारे बीच में आ चुका है। 8, भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेस वे कौन सा भैया? भारत में पहला 14 लेन एक्सप्रेस मार्ग कौन सा है, महामार्ग? तो आप बता देंगे भैया। ए मुंबई पुणे एक्सप्रेस, यमुना एक्सप्रेस, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस। तो भाई हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर हमारा
दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपसे पूछूं बेटा मैं आपसे पूछूं इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी भैया? इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई तो आप बता दोगे भैया, इसकी लंबाई कितनी है? तो 96 kg, नहीं सॉरी 96। इसकी लंबाई कितनी बेटा? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 96 km, 96 km इसकी लंबाई है। ठीक है, दिल्ली एक्सप्रेस मेरठ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? तो 96 km इसकी लंबाई है। ये शुरू कब हुआ था भैया? मैं आपसे पूछूं ये शुरू कब किया गया था? मैं आपसे पूछूं कि ये शुरू कब किया गया था? ये शुरू कब किया गया था? तो आप बता देंगे 2021 में। 2021 में ये शुरू किया गया था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हर बार पूछा जा रहा है। जीके जीएस आपके पास अजय स्टडी पहुंचाता रहेगा। आप अजय स्टडी से जुड़े रहिए, हम आपसे जुड़े रहेंगे। वारी वारी क्लास आपको तैयारी कराई जाएगी। जो भी क्लास की आपको जरूरत हो वो कमेंट करके बता देंगे। और कोई भी क्वेश्चन गलती से हो जाए, पहले तो गलत होगा नहीं, अगर गलत हो जाता है तो आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उसका संशोधन करूंगा। ठीक है, अजय स्टडी 95 से जुड़े रहिए। आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता अनिवार्य मिलेगी। आप मेहनत ना करोगे तो सफलता नहीं मिलनी है। आप सोचो कि नसीब में होगा तभी मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नसीब को बदलना पड़ता है। आपके नसीब में आगे चल के कुछ नहीं है, आपके नसीब में कुछ नहीं है। आप अगर लगातार मेहनत करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, तो भगवान सोचेगा कि बंदा मेहनत बहुत कर रहा है, तो आपके नसीब को बदलने का कार्य करेगा भगवान कि हाँ बंदा मेहनत कर रहा है, तो आपका नसीब भी चेंज हो जाएगा। और आपकी मेहनत के ही द्वारा नसीब चेंज होगा। ऐसा नहीं होता है कि हम मेहनत करेंगे नहीं और नसीब में नौकरी होगी तो मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करोगे तभी नसीब आपके साथ देगा, और मेहनत नहीं करोगे तो नसीब भी साथ नहीं देता। तो इसलिए मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। तो आप जुड़े रहिए अजय स्टडी 95 से, आपको बार बार क्लास कराते रहेंगे। प्रश्न नंबर 9 में, प्रश्न नंबर 9 में क्या पूछा गया? बहुत ही शानदार प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। सर्वाधिक पक्की सड़कें कौन से राज्य में पाई जाती हैं? सर्वाधिक पक्की सड़कें कौन से राज्य में पाई जाती हैं? तो आप बता देंगे, आप बता देंगे सर्वाधिक पक्की सड़कें कौन से राज्य में पाई जा रही हैं, तो आप बता देंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है कि ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र में सर्वाधिक पक्की सड़कें पाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में बहुत सर्वाधिक पक्की सड़कें पाई जा रही हैं। मैं आपसे पूछूं बेटा, मैं आपसे पूछूं कि भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? तो ये है भैया उमलिंगा पास का ये सबसे ऊंची पक्की सड़क है। कौन सी भैया? भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी? भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी? मैं आपसे पूछूं बेटा, भारत में सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? सबसे ऊंची सड़क, सबसे ऊंची सड़क, तो आप बता देंगे सबसे ऊंची सड़क कौन सी है? सबसे ऊंची सड़क कौन सी है भैया? तो आप बता देंगे उमलिंगा। ठीक है, उमलिंगा सबसे ऊंची सड़क है। और ये कहाँ है भैया? ये है लद्दाख में। ठीक है, ये लद्दाख में उमलिंगा पास कहाँ भैया? लद्दाख में। इसकी ऊंचाई कितनी बेटा? इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है 19.4
फीट। ठीक है, ठीक है, इसकी इतनी ऊंचाई है, 19.300 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जाए, प्रश्न नंबर 10 बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में। प्रश्न नंबर 10 बहुत ही शानदार प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक पाया गया था? तो ए लक्षद्वीप में, बी पौंडीचेरी में, सी चंडीगढ़, डी दिल्ली एंड सिटी में। तो इस कौन से पाया गया था? तो आप बता देंगे भैया, आप बता देंगे कि भैया लक्षद्वीप में पाया गया था, लक्षद्वीप में पाया गया था। ठीक है, लक्षद्वीप में पाया गया था। ठीक है, लक्षद्वीप में पाया गया था। ठीक है, लक्षद्वीप में। और अजय स्टडी से आप जुड़े रहेंगे, अजय स्टडी आपके साथ रहेगा, अजय स्टडी 95 आपको पहुंचाता रहेगा। जी के GS 80 क्लासेस की आपको तैयार करता है। प्रैक्टिस सेट 3 में आपका बहुत ही शानदार प्रश्न हमने रखे हैं, 2 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपको उसमें से कुछ याद है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। प्रैक्टिस सेट 3 आपके बीच में आ चुका है, 4था भी जल्दी आने वाला है। जुड़े रहिए, आपके साथ अजय सर आपके साथ जुड़े रहेंगे हमेशा। अजय स्टडी 95 का स्वागत है। बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त, दुनिया के एकमात्र बहुत ही अच्छा चैनल आपके बीच में पहुंचाने वाला बहुत ही ज़बरदस्त चैनल। पढ़ाई के माध्यम से जुड़े रहिए, अजय स्टडी 95 आपके साथ रहेगा। आप मेहनत करोगे सफलता मिलेगी, मेहनत नहीं करोगे सफलता नहीं मिलेगी। कोई टीचर ऐसा नहीं होता जो आपको घोर के प्यार दे। आप खुद पढ़ोगे, मन से पढ़ोगे, धन से पढ़ोगे तो आप ज़बरदस्त आपको क्लास हम देते रहेंगे और अच्छा लगेगा मुझे पढ़ाते हुए। अगर मेहनत की है इस क्लास में तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे, जैसे कि और बच्चों को भी तैयारी करने में कोई दिक्कत ना हो। और अगर आपको PDF की ज़रूरत है बेटा, तो आप अजय स्टडी 95 टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, अजय स्टडी 95 टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे और आपको PDF उपलब्ध हो जाएगी। ज्वाइन सब्सक्राइब जरूर कर लें अजय स्टडी 95 टेलीग्राम चैनल, यही हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ओके, चलते हैं अगले प्रश्न। चलो अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 11 बहुत ही शानदार जबरदस्त क्रिकेट पिच की मानक माप क्या है भैया? ठीक है, जो क्रिकेट पिच है इसकी मानक माप क्या है? तो आप बता देंगे भैया। बहुत ही शानदार प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है, तो आप बता देंगे बहुत ही ज़बरदस्त कि हमारा ये है 22 गज गुणा 10 फीट इसकी मानक माप है। ठीक है, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न नंबर 12 बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। क्रिकेट स्टंप की लंबाई होती है भैया, क्रिकेट स्टंप की लंबाई होती है 72 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर। तो क्या होगी मेरे प्यारे साथियों? इसकी करेक्ट आंसर होगा 72 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर होगा 72 सेंटीमीटर का करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं बोले इंच में कितनी होती है, सेंटीमीटर में 72 सेंटीमीटर होती है, मैं आपसे पूछूं कि इंच में कितनी होती है, इंच के हिसाब से कितनी होती है, तो आप बता देंगे इंच के हिसाब से होती है भैया, इंच के हिसाब से होती है भैया, इंच के हिसाब से होती है, इंच के हिसाब से होती है भैया। इंच में कितनी होती है तो आप बता देंगे 28 फीट 8 इंच, 28 फीट 8 इंच। ठीक है, 28 इंच। ठीक है, 28 इंच होती है। सॉरी गलती हो गई थोड़ी। मैं आपसे पूछूं कि इंच में लंबाई कितनी होती है तो आप बता देंगे सेंटीमीटर में 72 है और इंच में मैं बता दूंगा भैया, इंच में थोड़ी गलती हो गई। इंच में भैया कितनी होती है, इंच में कितनी होती है तो 28 इंच होती है। ठीक है, 28 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं आगे स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, इंच में कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है इंच में, लंबाई तुम्हारी 28 इंच हो गई। और मैं आपसे पूछूं कि चौड़ाई कितनी होती है इंच में, तो 9 इंच होती है भैया, 9 इंच होती है, 9 इंच। ठीक है, 9 इंच होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में $13 बहु निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? $13 बहु निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई? प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है। किरण देसाई, अनुरुद्धि रॉय, सुधा मूर्ति, अनुराधा राय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा अनुराधा नहीं सॉरी, इसका करेक्ट आंसर सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है भैया, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है, सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है भैया,
सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। मैं आपसे एक बहुत ही चर्चित पुस्तक पूछ रहा हूँ, द वाइट एंड द विजडम द वाइट एंड विजडम किसकी पुस्तक है भैया? द वाइट एंड विजडम। मैं आपसे पूछूं, द वाइट एंड विजडम किसकी पुस्तक है? तो आप बता देंगे भैया ये किसकी पुस्तक है, तो आप बता देंगे। ये बहुत ही पूछी जा रही है। नारायण नारायण हरि हरि, ठीक है, ये नारायण की है, नारायण मूर्ति, ठीक है। ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है, द वाइट एंड विजडम। ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है, ये हर बार पूछी जा रही है, ठीक है। ओके, अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 14 की कगार पर हम पहुंच चुके हैं। प्रश्न नंबर 14 में क्या पूछा जा रहा है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न हमारे बीच में आ चुका है कि निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन एक भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ए, विचार की स्वतंत्रता, बी, आर्थिक स्वतंत्रता, सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और डी हमारा नीचे विश्वास की स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक स्वतंत्रता ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न नंबर 15 हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 15 मैं आपसे पूछूं, प्रश्न नंबर 15 के बारे में पूछने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 15 में किस वर्ष से भारत के संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं भैया? किस वर्ष भारत के संविधान में प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी एवं पथ निरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो आप बता देंगे मेरे प्यारे साथियों, क्या आप बता सकते हैं? ये आपको बताना है कमेंट में, एक क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट में। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आपको बताना है, ये आपके लिए मैं दे रहा हूँ भाई, ये आपके लिए दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपको बताना होगा क्या है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपको बताना होगा। प्रश्न नंबर 16 में पहुँच गए हम, प्रश्न नंबर 16 में पहुँच गए। निम्नलिखित मामलों में से किस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है भैया? तो आप बता देंगे भैया। केशवानंद भारती केस, वेरुवाटी केस, सज्जन सिंह केस, गोलकनाथ केस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा मेरे प्यारे साथी? बहुत ही शानदार जबरदस्त प्रश्न हमारे भाई। ये आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा भैया? वेरुवरी केस। इसका करेक्ट आंसर होगा 1960 में किया गया था भैया, इस 1960 में भैया। वेरुवाटी भाई ये किस में दिया था? 1960 में भैया, 1960 में दिया गया था। आप लिख लेंगे 1960 में, ठीक है, 1960 में, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्या पूछा गया? प्रश्न नंबर 17 में 18वीं सदी के पूर्वार्ध में बंगाल के नवाबों की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ थी भैया? कहाँ थी भैया? तो 18वीं सदी की बात पूछी जा रही है, नवाबों की राजधानी कहाँ थी भैया? उस समय कहाँ थी? तो आप बता देंगे कि कलकत्ता में थी, क्या वर्धमान में थी, या मुर्शिदाबाद में थी, या ढाका में थी? जो ये करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हमारा मुर्शिदाबाद में थी। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया कि प्लासी के युद्ध में पराजय के पश्चात सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भाग निकला, निम्नलिखित में से उसने किस वाहन की सवारी की थी भैया? किस वाहन का प्रयोग किया था इसमें पूछा जा रहा है। तो आप बता देंगे भैया। ये ऊँट या हाथी घोड़ा पाल के, इसका करेक्ट आंसर ऊँट होगा मेरे भाई। ऊँट की सवारी से ये भाग खड़े थे सिराजुद्दौला जब लड़ाई हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में जब पराजय की पश्चात में सिराजुद्दौला लड़ाई के मैदान से भागे थे, तो किसकी सवारी पे भागे थे? वही ऊँट की सवारी पे भागे थे मेरे भाई, ऊँट की सवारी से भागे थे। मैं आपसे पूछूं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था भैया? मैं आपसे पूछूं प्लासी का युद्ध कौन सी सन में हुआ था? मैं आपसे पूछूं कि प्लासी का युद्ध कौन सी सन में हुआ था? प्लासी का युद्ध कौन सी सन में हुआ था?
तो आप बता देंगे 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था भैया, 1757 में हुआ था। अब मैं पूछूँ किस जगह हुआ था भैया, किस जगह हुआ था, मैं आपसे पूछूँ किस जगह हुआ था, मैं आपसे पूछूँ कि किस जगह हुआ था, किस जगह हुआ था। तो आप बता देंगे भैया, किस जगह हुआ था मेरे भाई, किस जगह हुआ था। तो आप बता देंगे भैया वेस्ट बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है, बंगाल में हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ था मेरे भाई, वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में हुआ था। और किस जगह हुआ था, तो भाई वेस्ट बंगाल में हुआ था मेरे प्यारे साथियों, वेस्ट बंगाल में हुआ था, ठीक है, वेस्ट बंगाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 19। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो अजय स्टडी 95 टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, आपको वहाँ पे पीडीएफ तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपसे पूछूं निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किया था। निम्नलिखित में से भारत में अंग्रेज़ों का जो सर्वाधिक विरोध है वो किसने किया था मेरे भाई, किसने किया था, तो किसने किया था मेरे भाई, आप बता देंगे। ये प्रश्न हमारे पीछे ऑप्शन आ चुके हैं। ऑप्शन में क्या, ए मराठा, बी मुगल, सी राजपूत, डी सिख। तो हम करेक्ट आंसर हमारा ये भैया, करेक्ट आंसर हमारा ये है भाई, मराठों ने किया था, मराठों ने किया था, ठीक है, मराठों ने किया था, ठीक है। चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर भैया 20 हमारे बीच में आ चुका है। प्रश्न नंबर 20 बहुत ही शानदार हमारे बीच में आ चुका है। मैं आपसे पूछूं K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय सर्वोच्च शिखर है भैया। K2 है जो हमारा K2 पर्वत शिखर है, इसके बाद इस जो पहले नंबर पे आता है K2 भारत में, और इसके बाद दूसरा पर्वत शिखर कौन सा ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों। तो हम बता देंगे कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर होगा भैया, कंचनजंगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंचनजंगा की लंबाई कितनी है बेटा, कितनी लंबाई है, तो आप बता दोगे ना, आप बता दोगे इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई कितनी बेटा, इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है बेटा, तो आप बता दोगे 8598 इसकी लंबाई है, 98 मीटर में, ठीक है। और इसमें दो लंबाई पूछी जा रही हैं, 8586 भैया ये ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है, 8586 मीटर इसकी लंबाई, ये दोनों पूछी जा रही हैं भैया, इसमें से पूछी जा रही मेरे भाई, दोनों पूछी जा रही मेरे भाई। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर पूछी जा रही है तो हमारी ये पूछी जा रही है 8586 मीटर्स की लंबाई ये पूछी जा रही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। और यूट्यूब चैनल है हमारा अजय स्टडी 95 को जोड़ लेंगे और अजय स्टडी 95 से जुड़े रहेंगे तो ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। हमारा पहला पर्वत शिखर है तो वो K2 है, ठीक है, K2 है। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न नंबर 21 हमारा डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। जो डोटा बेटी चोटी है जो हमारा कौन सी पहाड़, मैं आपसे पूछे एक प्रश्न, मैं आपसे पूछूं बेटा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, चलो कोई नहीं, अब बात के पूछता हूँ, पहले ये प्रश्न सॉल्व कर दूँ। डोटा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है, तो आप बता देंगे मेरे भाई। तो ये हमारा नीलगिरी पहाड़ियाँ पे हैं, नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा बेटा इसका, नीलगिरी पहाड़ियाँ इसका करेक्ट आंसर होगा, डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं आपसे पूछूँ कि माउंट एवरेस्ट, मैं आपसे पूछूँ बेटा माउंट एवरेस्ट कहाँ है, मैं आपसे पूछूँ बेटा, मैं आपसे पूछूँ कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है भैया। माउंट एवरेस्ट, एवरेस्ट कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, तो आप बता देंगे नेपाल में है, नेपाल में है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी बेटा, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप बता देंगे 8848 मीटर इसकी लंबाई बेटा, ठीक है, 8800 मीटर इसकी लंबाई है। और इसे नेपाल में किस नाम से जानते बेटा, नेपाल में, नेपाल में किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो सागर माथा,
सागर माथा, ठीक है, सागर माथा के नाम से जानते हैं इसे नेपाल में, ठीक है, सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में, ठीक है बेटा, सागर माथा के नाम से जानते हैं। बस आज के लिए बस इतना ही। हमारे बीच किस क्वेश्चन हमारे बीच में हो चुके हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बता देंगे कि आपको कितना याद हुआ है। आप अपना स्कोर बता देंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देंगे। आपको अच्छा लगा हो तो अजय स्टूडेंट 95 से जुड़े रहिए, और अच्छी वीडियो क्लास लगी हो, मेहनत लगी हो, अगर मैंने मेहनत से बनाई हो, अगर आपको प्रश्न समझ में आए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी बच्चों की तैयारी हो सके। मेरे प्यारे साथियों, अजय स्टूडेंट 95 से जुड़े रहेंगे। अजय स्टूडेंट 95 आपको बहुत ही शानदार क्लास तैयार कराता रहेगा। प्रैक्टिस 3 में आपको कराता रहेगा, प्रैक्टिस सेट 4 भी आने वाला है मेरे प्यारे साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।